आज हम डिस्कस करेंगे स्टेज ऑफ क्राइम। क्वेश्चन जो आएगा वो होगा व्हाट आर द वेरियस स्टेज ऑफ क्राइम। हमने पिछले लेक्चर में इसेंशियल ऑफ क्राइम डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम स्टेज ऑफ क्राइम डिस्कस करेंगे। इसेंशियल ऑफ क्राइम में हमने देखा था कि चार इंग्रेडिएंट हैं क्राइम के। पहला है ह्यूमन बीइंग, दूसरा मेंस रिया, एक्टस रियस और इंजरी टू द सोसाइटी। ये चार इंग्रेडिएंट यदि एक साथ आते हैं तब ये कहा जाएगा कि वो क्राइम है। क्राइम कमिट करते समय किस किस स्टेज से एक व्यक्ति गुजरता है, वो स्टेज यदि हम देखें तो सबसे पहला इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और एग्जीक्यूशन, ये चार स्टेज है और इस स्टेज के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो इस फोर स्टेज को यहाँ पर मैंने लिख रखा है और जिसको हमें डिस्कस करना है। पहला हमारा है इंटेंशन। द इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑफेंस एंड इज नोन एज अ मेंटल और साइको स्टेज। फर्स्ट स्टेज है, किसी भी ऑफेंस को कमिट करने का ये फर्स्ट स्टेज है। इसके नेम से ही लग रहा है इंटेंशन का मतलब ये व्यक्ति के मस्तिष्क में ही जो चीजें चल रही है वही स्टेज कहा जाएगा। तो व्यक्ति जैसे ही एक मोटिव बनाएगा अपनी माइंड में कि मुझे ये काम करना है और काम कैसे कैसे किया जाएगा, ये जो उसके मन में चल रहा है वही ये पहला स्टेज है। कहा गया है कि इन दिस स्टेज द ऑफेंडर डिसाइड द मोटिव एंड डिसाइड हिज कोर्स और डायरेक्शन टुवर्ड द ऑफेंस। तो फर्स्ट ये कि वो मोटिव डिसाइड करता है, उसके बाद उस डायरेक्शन की दिशा में कैसे कैसे कार्य करना है वो डिसाइड करता है और वो प्लान बनाता है। फिर तो चूंकि किसी के मस्तिष्क में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये कोई आसानी से जान नहीं सकता। तो दिस इज ironical fact about this, the stage of that the law cannot punish the person just for having an intention to do any illegal act। क्योंकि वास्तव में मेंटल कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है डिसाइड करना है कि वास्तव में उसके मन में चल क्या रहा है। इसीलिए कहा गया है कि जस्ट बाई हैविंग एन इंटेंशन विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि एक शैतान भी नहीं जान सकता कि व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, लेकिन वह उसके कार्यों से पता चल सकता है कि वास्तव में उसके माइंड में क्या है। लेकिन वो कार्य कब आएगा, जब वो तैयारी करेगा माइंड से निकल करके, जब वो कुछ चीज करेगा तब वो तैयारी कहा जाता है। यानी कि जिस कार्य को करने के लिए उसने अपने माइंड में प्लान बनाया था, अब उस कार्य की दिशा में आगे बढ़ करके जब वो रिसोर्सेस को इकट्ठा करेगा, अरेंज द नेसेसरी रिसोर्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द क्रिमिनल इंटेंशन, तब वहां पर जो है उसको प्रिपरेशन कहा जाता है। दिस द सेकेंड स्टेज ऑफ द क्राइम। तो इसका मतलब है कि तैयारी आपकी अपराध का सेकेंड स्टेज है। और ये क्या है कि जब अपराध करने की दिशा में आप आवश्यक सामग्री इकट्ठा करते हैं तब उसे तैयारी कहा जाता है। सपोज दैट ए का इंटेंशन है कि वो बी को मारेगा, इसके लिए वो मार्केट गया, उसने गन परचेज की, उसके बाद वहाँ से वो गया तो अपने लिए अदर कपड़े लिए, क्लॉथ लिए, ड्रेस वगैरह लिए ताकि कोई उसे पहचान ना सके। मुंह बांधने के लिए उसने जो और रुमाल वगैरह लिए। तो ये सब चीज़ें तैयारी के तहत आएंगी। लेकिन कहा गया है कि इंटेंशन एंड प्रिपरेशन अलोन और नॉट इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। अपने आप में बंदूक परचेज करना या जा कर के शॉपकीपर के यहाँ से जहर परचेज करना, ये अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, क्योंकि इस लेवल तक भी हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में वो किस तरह का अपराध करने जा रहा है। यानी प्रिपरेशन एक ऐसी चीज है कि जैसे यदि वो क्लियर हो जाए कि वो किस तरह का अपराध करेगा, तब तो वो कहीं न कहीं से पनिशेबल होगा। लेकिन अगर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आप बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ये तैयारी किसके लिए की जा रही है, किस ऑफेंस को करने के लिए की जा रही है, तब तक वो दोषी नहीं माना जाएगा।
तो कहा गया है कि प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल बिकॉज इन मेनी केस द प्रोसिक्यूशन फेयर्स टू प्रूव दैट द प्रिपरेशन और फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर क्राइम। तो पर्टिकुलर क्राइम के लिए आप यदि प्रूफ कर पाएंगे तभी वो दोषी माना जाएगा, अदरवाइज तैयारी जो है इस स्टेज यानी सेकेंड स्टेज ऑफ द क्राइम इज नॉट एन पनिशेबल ऑफेंस। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बीएनएस में तैयारी को भी पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर करती हैं। क्या है? प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सेक्शन 147 ऑफ द बीएनएस। यहाँ पर केवल भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना ही अपने आप में ऑफेंस है, 147 में बताया गया है। 154 ऑफ द बीएनएस क्या कह रहा है? प्रिपरेशन टू कमिट डिप्रिडेशन ऑन टेरिटरी ऑफ पावर एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के साथ जो शांति वाले क्षेत्र हैं जिनके साथ कर रखा है गवर्नमेंट ने, उनकी एरिया में जाकर के भी कुछ आप जो है गलत काम करने की तैयारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब भी ऑफेंस माना जाएगा। फिर क्या कह रहा है? प्रिपरेशन ऑफ टू कमिट डकैती, सेक्शन 310 सब प्लस 4। तो 310 सब प्लस 4 ऑफ द बीएनएस में भी डकैती की तैयारी आप कर रहे हैं तब भी वो पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ काउंटरफिटिंग क्वाइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, ये सब जो है चैप्टर 10 में पनिशेबल ऑफेंस बताया गया है। तो आप ध्यान रखना, ये जितने भी तैयारी करने वाले ऑफेंस हैं वो तैयारी से ही पता लग जा रहा है कि आप कौन से ऑफेंस करने वाले हैं, इसलिए इस तैयारी को यहाँ पर पनिशेबल बताया गया है। बट यदि ऐसा कोई प्रिपरेशन है जिससे ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि आप किस ऑफेंस को एग्जीक्यूट करोगे, तब वो दोषी आप नहीं होंगे, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तीसरा है अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंस इज ऑलवेज पनिशेबल। तो अटेम्प्ट यानी कि प्रयत्न जो है हमेशा पनिशेबल ऑफेंस है। ये क्या है? अटेम्प्ट प्रयास क्या है? अपने अपराध को संपादन करने की दिशा में किया गया कोई भी कदम तैयारी माना जाएगा। तो एन अटेम्प्ट इज अ डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ क्राइम आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द प्लान। तैयारी करने के बाद अपराध करने की दिशा में आप कोई भी कदम उठाते हैं तो जो है प्रयत्न माना जाएगा। कहा गया है अकॉर्डिंग टू द लॉ और पर्सन इज गिल्टी ऑफ एन अटेम्प्ट ऑफ एनी ऑफेंस इफ इट डज एन एक्ट विच इज मोर देन सिंपली प्रिपरेटरी टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो यानी कि तैयारी करने के बाद उस दिशा में जब भी आप कुछ कदम उठाते हैं तो वो ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन साथ में ये भी है कि अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन, इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है वो किस स्टेज पर मानी जाएगी कि व्यक्ति ने अब यहाँ पर अटेम्प्ट किया है या अभी वो तैयारी के ही स्टेज पर है। Moreover, a person is guilty of attempting to commit an offense even though the facts are such that the execution of offense seems to be impossible. Attempt व्यक्ति कर रहा है और वो इतना impossible है कि कितना भी बार attempt कर ले लेकिन वो कभी भी offense commit नहीं कर सकता, तब भी वो कुछ मामले में attempt के लिए guilty माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। इसको हम आगे अपने लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। तो कुल मिलाकर के अटेम्प्ट हमेशा जो है पनिशेबल ऑफेंस है, पहली बात। दूसरी बात, अटेम्प्ट है क्या? ऑफेंस को एग्जीक्यूट करने की दिशा में जो आपका डायरेक्ट मूवमेंट होगा वो अटेम्प्ट कहा जाएगा। और कोई आवश्यक नहीं कि अटेम्प्ट में आप सफल हों, अगर इम्पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है तब भी अटेम्प्ट के लिए आप दोषी माने जाएंगे। अटेम्प्ट की जो इसेंशियल एलिमेंट हैं उसमें कहा गया है कि गिल्टी इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस होना चाहिए, आपके पास मेंस या ऑफेंस करने के लिए होना चाहिए। दूसरा कहा गया है कि सम एक्ट डन टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, उस ऑफेंस को करने की दिशा में आपने कोई कार्य किया है। तैयारी तक आप रुक गए करके आपने बंदूक परचेज किया है बट वहीं रुक गए आप, तो वो अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। आप बंदूक लेकर के उसके घर की दिशा में चल दिए हैं तब भी वो अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। उसको देख करके जैसे ही आपने अपना घोड़ा दबा दिया बंदूक का,
अब वो अटेम्प्ट माना जाएगा, गोली उसको नहीं लगी, रेंज से बाहर था, वो अलग बात है, फिर भी वो अटेम्प्ट माना जाएगा। तो ऑफेंस को कमिट करने की दिशा में आपने कुछ एक्ट किया है एंड द एक्ट मस्ट फॉल शॉर्ट ऑफ द कंप्लीटेड ऑफेंस, तो उसके बहुत पास होना चाहिए, ये भी कहा गया है, बहुत नज़दीक होना चाहिए उस ऑफेंस के कंप्लीशन से। अटेम्प्ट को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि ये अटेम्प्ट है या तैयारी है? इसके लिए 4 रूल बनाए गए हैं जो कि प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट के बीच में अंतर डिफाइन करता है। कौन-कौन से हैं? प्रॉक्सिमिटी रूल्स, इम्पॉसिबल रूल, ऑब्जेक्ट थ्योरी एंड ऑन द जॉब थ्योरी। ये 4 डॉक्ट्राइन बनाए गए हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति के एक्ट अभी प्रिपरेशन की कैटेगरी में है या अटेम्प्ट की कैटेगरी में है। यदि आपका वकील ये साबित कर देता है कि हमारे क्लाइंट का कार्य अभी प्रिपरेटरी नेचर का है, तब वो बच जाएगा, सज़ा नहीं मिलेगी उसको। और अगर वो साबित नहीं कर पाता है, प्रोसिक्यूशन प्रूफ कर देता है कि वो अटेम्प्ट है, तब उसको सज़ा मिल जाएगी। इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम कैसे डिवाइड कर पाएँगे कि अभी हमारी क्लाइंट का जो एक्ट है वो तैयारी के नेचर में आता है। उसके लिए 4 रूल यहाँ पर बनाए गए हैं जिसको हम अपने अगले लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। तो इन सब रूल्स पर जो है, चारों रूल्स पर जो केस लॉज़ हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसको मैं अपने अगले लेक्चर में करूँगा। बहुत अच्छा लेक्चर होगा वो, उसको आप सुनिएगा। और ये ऑन द जॉब थ्योरी है जिसको कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दिया है। अटेम्प्ट पे जो केस लॉज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अभयानंद मिश्रा का मामला है, सुधीर कुमार मुखर्जी का मामला है और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब का केस है। ये अटेम्प्ट पे है। चारों बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। कहा गया है कि हाउ टू डिसाइड दैट द एक्ट इज अटेम्प्ट, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी टू चेंज द इंटेंशन। अगर व्यक्ति अभी उस स्टेज पर है कि अपना वो इंटेंशन चेंज कर दे, तब वो वापस आ सकता है, तो इसका मतलब है कि वो तैयारी की स्टेज पर है, अटेम्प्ट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी है यहाँ पर, वो एक कुआं में आत्महत्या करने की दिशा में दौड़ रही है और वो अभी यहाँ तक आई है, तब तक भी अपना वो इंटेंशन बदल सकती है और सुसाइड नहीं करेगी। लेकिन जब वो यहाँ आ गई, कुएं में अपना पैर लटका दिया है, इसका मतलब है कि अब वो एक ऐसे स्टेज पर आ गई है कि अपना वो आशय चेंज नहीं कर सकती, तब वो यहाँ पर अटेम्प्ट माना जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि पेनल्टीमेट एक्ट, यानी कि कोई आवश्यक नहीं है कि मर्डर करने के ठीक पहले का एक्ट होना चाहिए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। थोड़ा सा दूर का भी एक्ट रहेगा, तब भी जो है वो अटेम्प्ट माना जाएगा। तो उसको जब हम एक लेक्चर बनाएंगे अपना जो है प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट में क्या अंतर है, कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो उसमें ये सब चीज़ें हम क्लियर करेंगे। अभी स्टेज ऑफ क्राइम को हम फटाफट बस देख लेते हैं और इसके बाद जो हमारा होगा, जो भारतीय न्याय संहिता हमारी जो एक्ट है, उसमें अटेम्प्ट को लेकर के जो सेक्शंस दिए गए हैं वो इतने हैं, इतने प्रोविजंस में आपको अटेम्प्ट के प्रोविजन मिलेंगे। और जो मेजर है वो 62, 1019 अटेम्प्ट टू मर्डर, 111 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड एंड 226 है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। तो इतनी चीज़ें हैं। ये 62 इम्पॉर्टेंट है, जो पहले आईपीसी में आपने देखा होगा 511 था लास्ट वाला, उसी में था कि यदि कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके अटेम्प्ट के लिए कहीं पर कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया है, तो 511 के तहत दोषी होगा। लेकिन अब वो 62 में आ गया है और 62 के तहत दोषी होगा। जैसे अटेम्प्ट टू थेफ्ट का प्रोविज़न कहीं नहीं है, चोरी का प्रयत्न का प्रोविज़न कहीं नहीं है, तब वो थेफ्ट के सेक्शन तो लगेंगे ही और रेट विथ 62 लग जाएगा, तो यहाँ पर वो दोषी होगा। थेफ्ट के लिए 3 साल की सज़ा है, तो उससे आधे का यानी कि लगभग 18 महीने की सज़ा उसको यहाँ पर होगी। अटेम्प्ट के लिए हमेशा आधी सज़ा होती है, जो फुल ऑफेंस करने के बाद होती है। लेकिन हर एक मामले में लागू नहीं होता है। जहां अटेम्प्ट के लिए क्लियर कट प्रोविजन दिए गए हैं, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो इसमें जो प्रोविजंस हैं वो वही लागू होंगे।
आगे हम आते हैं चौथे स्टेज पर, अकम्प्लिशमेंट, यानी कि अब अपराध को जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया है। दिस इज द लास्ट स्टेज इन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस एंड इज इट सक्सेसफुल कंप्लीशन। इसका मतलब है कि इफ द एक्यूज्ड बिकम सक्सेसफुल इन हिज अटेम्प्ट, दैट मीन्स ही हैज कमिटेड द क्राइम, और वो उसके लिए दोषी होगा। लेकिन जहाँ पर वो सफल नहीं होता है तो वो अटेम्प्ट में माना जाएगा। अब एग्जाम्पल हमारे पास है जहाँ ने ए ने फायर किया है बी पर उसको मारने के आशय से, और यदि वो लग जाता है और मर जाता है तो मर्डर होगा, और यदि वो बच जाता है केवल इंजर्ड हो जाता है तो अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर होगा। कुछ डिसीजन है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के, अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जो है, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट। प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में क्या अंतर है वो अभयानंद मिश्रा के मामले में बताया गया है। उसके बाद स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब में बताया गया है, एक क्लैरिफाइड किया गया है कि व्हेन प्रिपरेशन एंड एन अटेम्प्ट बिगिंस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तैयारी कब समाप्त हो जाती है और अटेम्प्ट कब प्रारंभ हो जाता है वो इस केस में बताया गया है। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वहाँ पर, जिसमें कि प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट में क्या अंतर होगा और किस किस केस के थ्रू वो अंतर बताया गया है वो हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।